विजय कुमार सिन्हा जी से समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ विजन है, क्या कुछ मुद्दे इस बार जनता के बीच लेकर पहुंचने वाली है बीजेपी, क्योंकि सुझाव यात्रा तो निकल चुकी है, घोषणा पत्र कमेटी तैयार है और जनता के बीच जाकर पूछ रही है कि भाई आपके कौन कौन से मुद्दों को इस बार घोषणा पत्र में शामिल होना जरूरी है। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं स्वागत करूंगी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का, मंच पर आए सर, और हमारे सीएमडी उपेंद्र राय जी को भी हम मंच पर बुलाएंगे। सर प्लीज आप दोनों मंच पर आएं। और देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों की मौजूदगी, जिम्मेदार शख्सियत से भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जनता से जुड़े सवालों से रूबरू हो रहे हैं। तो लगातार हमारी ये चर्चा जारी है। मैं मंच पर एक बार फिर से इनवाइट करना चाहूंगी विजय कुमार सिन्हा जी को। विजय जी आप मंच पर आएं और इसके साथ ही मैं हमारे सीएमडी उपेंद्र राय जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ विजन लेकर चल रही है और जो 2047 का विकसित भारत का सपना है उस पर बिहार कैसे आगे बढ़ रहा है, किस तरह से विकास की बयार बहती हुई डबल इंजन की सरकार में नजर आ रही है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। उपेंद्र सर, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद स्वाति। और सबसे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का बहुत आभार। ऐसे तो सर से मिलने का मौका मुझे दिल्ली में भी मिला है और हम संपर्क में भी रहते हैं, लेकिन लगता है इंटरव्यू में आपका पहली बार आज कर रहा हूं। हाँ, पहली बार। और आपका इंटरव्यू करने की मैंने इच्छा भी अपनी टीम से व्यक्त की थी। तो कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में जो कुछ सौम्य चेहरे हैं, जो सुचिता वाले चेहरे हैं, जो लोगों को सुनने में भरोसा करते हैं कहने से ज्यादा, उसमें विजय कुमार सिन्हा साहब का नाम मैं हमेशा पहले नंबर पे रखता हूं। और जो मदद का भाव आपके अंदर मैंने देखा और लोगों के साथ चलने का भाव, शायद वही राजनीति में लोगों से लंबे मील का पत्थर तय करवाता है। और लंबे समय तक संघर्ष में बने रहना, लंबे समय तक जनता के बीच रहना, उनसे जुड़कर रहना और जुड़कर रहने के बाद उनकी बात को ज्यादा सुनना और करके ज्यादा दिखाना, यही शायद एक सफल राजनीतिज्ञ की पहचान मानी गई है और हम लोग भी शायद इसी कसौटी पे कस के देखते हैं। तो अब बिहार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और नोटिफिकेशन भी आ गया है कि 4 बजे इलेक्शन कमीशन अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान करेगा। और ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे साथ मंच पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ की पहचान मानी गई है और हम लोग भी शायद इसी कसौटी पे कस के देखते हैं। तो अब बिहार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और नोटिफिकेशन भी आ गया है कि 4 बजे इलेक्शन कमीशन अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान करेगा। और ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे साथ मंच पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ राजनीतिक सवाल भी होंगे, आपके विभाग से जुड़े सवाल भी होंगे, कुछ ऐसे बर्निंग इश्यूज भी हैं जो आजकल सुनने को देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ सवाल सर से करूंगा, सीमित समय है लेकिन कुछ समय जरूर थोड़ा सा लूंगा। सबसे पहला सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी तैयार है कि अपना सरकार बनाने का दावा इस बार भी पेश करेगी उसी भरोसे के साथ? देखिए, पहले तो मैं पाटलिपुत्रा की इस पावन धरती पर सर आप सबका अभिनंदन है। इस धरती की गरिमा और महिमा दोनों को आप बहुत बखूबी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पूरी तरह से बिहार के गौरवशाली इतिहास को फिर से बरकरार रखने के लिए, बरकरार करने के लिए ये बेकरार है। और आज हम लोग उस संकल्प को साकार कर रहे हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस अराजकता के विरुद्ध, जिस कुशासन से सुशासन लाने के संकल्प को साकार करने का आदेश दिए थे, वह साकार हो रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, आगे भी चलेगा। सरकार पूरा अपना कार्यकाल पूरा कर रही है और
पूरा कार्यकाल करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। बहुत बेहतर सामंजस्य के साथ जनता दल और जेडीयू और बीजेपी ने अपनी ये साझेदारी पूरी की। एक सवाल ये बनता है कि हालांकि अभी बहुत अर्ली है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी भी यहाँ आके पूरी तरह से अब अपना ऑफिस स्थापित कर चुके हैं। लगातार मीटिंगों और बैठकों का दौर जारी है। हालांकि अभी पहली सूची शायद नहीं आई है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि क्या लग रहा है कि एनडीए कितने सीटों पे इस बार लड़ने के बारे में विचार कर रही है? देखिए, एनडीए तो सभी सीटों पर लड़ेगी। उसमें बीजेपी? एनडीए सभी सीटों पर लड़ेगी और हमारा सक्षम नेतृत्व जी, जो पंचामृत के भाव से 5 पार्टी मिल करके काम कर रही है, पंचामृत ये पवित्रता की भाव से, सेवा के भाव से काम करेगा जी। और सेवा के भाव जब मन में आता है तो वहां विकार नहीं उत्पन्न होता है। बिल्कुल, वहां पवित्रता और सेवा के भाव से बिहार के सम्मान का संकल्प साकार होता है। देखिए, प्रधानमंत्री अब जहां बात करते हैं 2047 तक पूर्ण विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन बिहार के बारे में पैकेज वैकेज की मांग होती है तो बिहार के नेता लोग ही कहते हैं कि नहीं, बीमारू है, पिछड़ा राज्य है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि आप की जो सरकार है, जो आप लोग मिलकर चला रहे हैं, कितना विकास दर्ज किया है आप लोगों ने अपनी सरकार के आने के बाद, और आप लोग बिहार को विकास के पैमाने पर आज कहां खड़ा पाते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बाहर से जो आ रहे हैं वो बिहार घूम रहे हैं, उनको बिना कहीं दिखाई पड़ रहा है। 2005 में जहां 8,500 किलोमीटर की सड़कें, आज 1,07,000 किलोमीटर की सड़कें। ये डिफरेंस है। मेरी गति सिंगल लेन पर नहीं टिकी है, डबल लेन पर नहीं, 4 लेन और 6 लेन पर हम पहुंच गए हैं। जहां मैं 6 घंटा 8 घंटा में पहुंचते थे बिहार के दूसरे दूरस्थ जिले से, आज मैं पथ निर्माण मंत्री के नाते ही घोषणा किया कि बिहार के किसी भी जिला से 3.5 घंटे में राजधानी पहुंचेंगे, और अब 3 ही घंटे में पहुंच रहे हैं। यह अंतर आया है। 267 ओवर ब्रिज हमने ही पथ निर्माण मंत्री के नाते भेजा था, जिसमें 62-63 से ज्यादा ओवर ब्रिज बनने से हमारी गति बढ़ी है। आज देख लें कि हमारे बच्चे, बिहार का सबसे पहले पलायन शिक्षा के लिए हुआ था। कांग्रेस के 5 दशक की सत्ता में एजुकेशनल व्यवस्था ठीक था। आजादी के पहले भी, गुलामी के पहले भी बिहार गौरवशाली था। गुलामी के बाद आजादी के समय भी बिहार देश का नंबर 1 स्टेट था। लॉ एंड ऑर्डर में, इंडस्ट्रियल वातावरण में, नहरीकरण में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के नेतृत्व में बिहार से लोग पलायन नहीं करते थे, बिहार लोग रोजगार के लिए आते थे। आपने श्री बाबू की बात की तो मैंने कहीं पढ़ा था, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे आप सही करिएगा, और मैं बड़ा प्रभावित भी हुआ था कि वो अमेरिका गए थे और वहां हार्वर्ड में कोई प्रोफेसर थे, उनसे उनकी बातचीत हुई और वो बिहार के ही थे, और वो 60s में उनको इतने बड़े पैकेज पे लेके आए थे कि मुझे सहसा भरोसा नहीं हुआ। तो मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया और मैंने पाया कि नहीं, जो बताने वाले ने बात बताई बिल्कुल सही बताई। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए बिहार का एक इतिहास रहा है। आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं बचपन में बीबीसी रेडियो सुनता था तो बिहार के लोगों का पत्र सबसे ज्यादा पढ़ा जाता था, और कुछ लोग पक्षपात का भी आरोप लगाते थे। तो अचला शर्मा जी उस टाइम हिंदी सेवा के हेड हुआ करती थी, वो इसका बड़ा बखूबी जवाब देती थी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बिहार की धरती बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, आचार्य चाणक्य की धरती है, और यहाँ से जो ज्ञान की गंगा बही और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः एक बार स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो आप क्या मानते हैं कि बिहार से जो टैलेंट पलायन कर जा रहा है वो आज अमेरिका H1B1 वीजा
पे 1 करोड़ रुपए की फीस लगा रहा है और तरीके से हमारी हैसियत बता के ये कह रहा है कि भाई मैंने 1 करोड़ फीस इसलिए किया है कि भारत एक गरीब देश है, यहां से हम चाहते हैं कि कोई न आए। तो ऐसी स्थिति में बिहार के टैलेंट को रोकने के लिए बिहार सरकार ने क्या मुकम्मल इंतजाम किया है? क्या कुछ आप लोगों ने ठोस रणनीति बनाई है? मैं यही बता रहा था कि श्री बाबू का जो विकसित बिहार बनाने का एक नया नींव जिस मजबूती से उन्होंने रखा, राजनीतिक अस्थिरता के कारण वह नींव पर मजबूत इमारत खड़ा नहीं हो सकी। एनडीए की सरकार जब बनी तो जो जंगल राज अराजकता के भय से एजुकेशनल व्यवस्था ठप हुआ, चरवाहा विद्यालय की शुरुआत हुआ, इस माहौल से मुक्ति एनडीए सरकार ने दिलाई और उन्होंने एजुकेशनल व्यवस्था को ठीक करने का संकल्प लिया। आज देखिए कि हम इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, आईटीआई के लिए, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल और मेडिकल के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं। हमारे बिहार के कारण उसके इंजीनियरिंग कॉलेज चलते थे। आज बिहार के सभी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल, आईटीआई सभी टेक्निकल संस्था मौजूद है। बिहार सरकार, एनडीए सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक भी जिला नहीं है, अब तो हर जिला में मेडिकल कॉलेज की भी हम लोग शुरुआत कर दी है। तो बिहार का सारे तकनीकी ज्ञान, बिहार के अंदर अपने घर से भोजन करके भी बच्चे हमारा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है। यहाँ के जल में, यहाँ के जलवायु में उस तरह की पावर और ताकत है कि फिर ये देश नहीं दुनिया को गौरवान्वित करने की शक्ति रखता है। बिल्कुल रखता है। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन भी मैं, आप चूंकि बहुत जिम्मेदारी की जगह पे हैं तो कहना चाहूंगा। पटना में बहुत लंबे समय से आ रहा हूं और साल 2009 में मैं जब सहारा का ग्रुप सीईओ एडिटर इन चीफ नियुक्त हुआ था तो बिहार झारखंड का चैनल होता था तब, और नंबर 1 चैनल भी था। तब मैं आता था तब यहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं हुआ करता था लंबे। जब मैं ये निमटिया जी ने जो ताज के साथ टाई अप करके जो होटल खोला है, मुझे पहले हमेशा महसूस होता था कि यहाँ कोई इन्वेस्टर आकर के कोई बढ़िया 5 स्टार होटल, कोई बढ़िया कन्वेंशन सेंटर, कोई बढ़िया चीज क्यों नहीं खोलता। लेकिन एक पहला मुकम्मल 5 स्टार होटल बहुत लंबे समय बाद कह सकता हूं कि पटना में देखने को मिला। आपको कभी इसकी कमी नहीं महसूस हुई कि भाई कोई यहाँ भी ताज, कोई आईटीसी, कोई जो है हयात, कोई बढ़िया ब्रांड के होटल यहाँ पे खुले और ये होटल बहुत सक्सेसफुली चल रहा है क्योंकि पहली बार यहाँ पे इसको खोला गया। देखिए, आपने जो कहा यह सच है कि जब एक बार भय का वातावरण बनता है, माहौल खराब होता है, वो 15 साल की काली छाया जिसमें अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार का उद्योग चलता था, नरसंहार का खेल होता था, वह छाया और वह इंप्रेशन बदलने में समय लगा। अब बिहार में निवेशक आने लगे। 5 स्टार होटल का अनुबंध भी सरकार के साथ हुआ है। और ये भी बता दें कि संजोग से या दुर्भाग्य से जब अस्थिर सरकार आई, 2 बार सरकार इधर उधर होने के कारण फिर निवेशक ठहर गए। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हम तो समाजवादी के पुत्र होने के नाते अवसर दिया, लेकिन इसका नेचर सिग्नेचर नहीं बदला, ये अपराध भ्रष्टाचार में फंसा रहा। लेकिन अब माहौल बदला है। एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य मिलकर विकास की गति को बढ़ा रहा है। आज देश के बड़ी आबादी जो गरीबी रेखा के अंदर थे, 2 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर निकल गया। तो ये अंतर अब बिहार में दिखाई पड़ रहा है। और आप देखिए जाकर करके बोधगया के अंदर, राजगीर के अंदर बहुत सारे निवेशक बड़े बड़े होटल की तैयारी कर, हम तो बताया कि कैबिनेट से
5 होटल के बारे में उस दिन चर्चा, अभी परसों तरसों ही 5 5 स्टार होटल का, एक तो बगल में गांधी मैदान के हमारे जो पहले बस स्टेशन था उसी पर बनने का। तो कुछ दिनों के बाद आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल, मैं चाहता हूं, इस पर जरूर ताली बजनी चाहिए कि किसी शहर में रहने के मुकम्मल और अच्छे इंतजाम हो तो शहर भी जगमगाने लगता है और आने वालों का मन भी लगातार बार बार आने का करता है। जैसे इस होटल को देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं जब भी आता था कोई ढंग का होटल नहीं होता था तो मुझे निराशा होती थी, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अगला सवाल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ जो आपने कहा कि हमारा जो पंचामृत पवित्र गठबंधन है, सब लोग मिलकर जाहिर सी बात है लड़ेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या आप मानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी संख्या रहेगी कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सबके साथ सरकार बनाए, लेकिन अगर चाहे तो अकेले भी सरकार बनाने की स्थिति में रहे, जैसे महाराष्ट्र में नंबर आ गए और फिर भी उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करके लोगों के साथ बनाया? देखिए, जनता मालिक है और मैं तो बड़ी पार्टी पहले भी था, बिल्कुल थे, संख्या बल मेरा पहले से भी ज्यादा था, ज्यादा, बिल्कुल। लेकिन हमने अपनी वचनबद्धता को निभाया। श्रद्धेय अटल जी के भावनाओं के अनुकूल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए मेरा सक्षम और परिपक्व नेतृत्व जो कहता है सो करता है। अभी जो आपने कहा कि पीछे 15 साल पहले बड़ी छाया थी, अब क्या बिहार में, जैसे पीछे 2-3 घटनाएं हुई, डीजीपी साहब आए थे, उनसे मैंने बातचीत किया, लेकिन अभी भी ऑर्गेनाइज क्राइम तो नहीं है। मुझे लगता है कि बाहुबलियों का सफाया हो गया है, नहीं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में बाहुबली भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करते थे। आप क्या मानते हैं कि कितनी सफाई हुई है और लोगों का भरोसा कितना सरकार के प्रति पक्का हुआ है? देखिए, 2005 से 10 के बीच में जी, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से स्थापित हुआ। उसके बाद 2 बार सरकार का राजद का आना अपराधियों के मनोबल को बढ़ाया। अब जिस दिन से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि सुशासन चाहिए, शांति चाहिए, सामाजिक सौहार्द चाहिए, अब इसको अवसर नहीं मिलेगा, जनता इसको पसंद किया है और बहुत हद तक अपराध पर अंकुश लगा है। छिटपुट घटनाएं घटती है, 72 घंटे के अंदर कार्रवाई होता है। मैं ही तो मुजफ्फरपुर में प्रभारी मंत्री था, एक घटनाएं थी बलात्कार की, घर पर चढ़ के बुलडोजर चला, 6 घंटे के अंदर आत्मसमर्पण कर किया, जेल गया। 72 घंटे के अंदर पटना में हत्या हुआ, इनकाउंटर हुआ। घटनाएं होती है, इतनी बड़ी आबादी है, सरकार सजगता से, प्रशासन की चुस्ती से तुरंत कार्रवाई होती है। ये बिहार की विश्वसनीयता, सरकार की विश्वसनीयता बढ़ा रही है। अपराधियों के मन के अंदर ये दहशत का भाव पूरी तरह से हावी है। विपक्ष बहुत हमलावर है कि जो है मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और लेकिन फिर भी जो है बीजेपी की मजबूरी है कि कोई बड़ी पार्टी होते हुए भी मुख्यमंत्री के बदलने की दिशा में बीजेपी कभी कोई कदम नहीं उठा रही है, कुछ काम नहीं कर रही है। क्या आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी काम करने में बीमार होने के कारण पूरी तरह से रिकवर करके सक्षम हो चुके हैं या कुछ उनको दिक्कत है? देखिए, विपक्ष में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव जी सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। जिनके पिताजी का एक पैर जेल में है, एक पैर अस्पताल में रहता है, उस बेचारे को अंतिम उम्र के अंतिम दहलीज पर बैठे हैं और उनको खींच कर लाकर पब्लिक के सामने चेहरा दिखाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, उनके नाम पर अपनी राजनीति चमकाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो अपने दम पर
प्रगति यात्रा 38 जिला में करते हैं, कैबिनेट में बैठकर विकास की गति पर मुहर लगाते हैं और फिर जाकर के आज भी मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में जाए हैं, हर दिन जा रहे हैं, शिलान्यास उद्घाटन भी कर रहे हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ पवित्रता के साथ काम करता है वो काम करने लायक नहीं है, और जो नालायक है वो अपने पिता के नाम का उपयोग करते हैं और राजनीति में दूसरे को बदनाम करते हैं। राजनीति एक तरफ प्रगति और एक तरफ प्रोपगंडा, ये दो धाराओं की चल रही है बिहार में। एनडीए की सरकार प्रगति की ओर कदम बढ़ा रही है, तो ये राजद कांग्रेस के लोग प्रोपगंडा की राजनीति कर रहे हैं। बाकी और देशों में बिहार की जब बात होती है, इस पर जरूर आपका खास ध्यान चाहूंगा। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा जातिवादी अगड़ा पिछड़ा का जो माइंडसेट है जो बिहार में है, वैसा देश के और किसी राज्य में नहीं है। अभी भी लोगों के मन में दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, लेकिन हम लोग अभी भी जाति पात के चक्कर से ज्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि विकास में ये बाधक है या बाधक नहीं है? देखिए, ये सच है। हमने कहा गुलामी के पहले भी हम आगे थे, देश का ध्वजवाहक थे, विश्व गौरवान्वित होता था बिहार की धरती से। गुलामी के बाद आजादी के समय भी मैं आगे था। ये जिन लोगों ने प्रतिभा का दमन किया, जिन लोगों ने जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार को बर्बाद किया, वह मानसिकता बिहारी के बर्बादी का नायक बना, और वह मानसिकता आज भी कहीं न कहीं बिहार के विकास का बाधक बन रहा है। और हम तो खुल करके कहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, सक्षम नेतृत्व के आशीर्वाद से बिहार की जनता का जिस भाव में सेवा करने का मिला, हमने कहा कि अब जाति की बात नहीं, जमात की बात होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात होगी, और कास्ट, करप्शन, क्राइम बिहार को पीछे ले गया। और कास्ट, करप्शन, क्राइम मुक्त बिहार चाहिए तो हमको अच्छे लोगों की जमात चाहिए। हर समाज में अच्छे लोग हैं। मैं तो खुल करके कहते हैं आरजेडी को कि विजय सिन्हा जैसा व्यक्ति जो गांव के छोटे से परिवार से आता है और आज वो उप मुख्यमंत्री है, तो वो भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के संस्कार का परिणाम है। बिल्कुल। एक और सवाल बनता है, आपने कहा आर्थिक विकास। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 1986 में भारत की जो इकॉनमी थी $1 ट्रिलियन की थी, और चाइना की इकॉनमी भी $1 ट्रिलियन की ही थी। लेकिन 1986 से 2025 तक के सफर पे नजर दौड़ाएं तो चाइना हमसे आर्थिक रूप से बहुत आगे निकल गया। यानी कि भारत ने कुछ बुनियादी भूल की। उस बुनियादी भूल का परिणाम यह हुआ कि हम अभी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हुए हैं। अगर देखा जाए तो आबादी के कारण देखा जाए तो हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत पीछे हैं। लेकिन चाइना हमसे आगे निकल गया, हमारा पड़ोसी देश। रणनीतिक साझेदारी में लोग कहते हैं कि चाइना और अमेरिका दो इतने सक्षम देश हो चुके हैं जो अपनी जमीन पे कभी कोई युद्ध नहीं होने देंगे, और दिख भी रहा है। अगर आज हमारे लिए सबसे बड़ा रणनीतिक संकट है कि अगर चाइना और अमेरिका हाथ मिला ले तो इंडिया के सामने बहुत कमजोर स्थिति खड़ी हो जाती है। इसलिए इंडिया का कूटनीतिक प्रयास हमेशा रहता है कि हमारा पड़ोसी देश हम पर हावी न हो पाए। उसी से जुड़ा सवाल, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लगभग करीब पास पहुंच गए हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के कितने करीब, कितना जल्दी पहुंच जाएगा? देखिए जी, मैं बता दूं, बिहार के अंदर जिस तरह से
वातावरण बदला है, प्रगति का माहौल गति पकड़ा है। आज लोगों के हाथ में रोजगार का अवसर मिला। 1,21,00,000 महिलाओं के सशक्तिकरण का, रोजगार से जोड़ने का वातावरण बना है। तो अब वह समय दूर नहीं है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चाइना और भारत के अंदर आपने डिफरेंस किया। मैं सरल भाषा में बता दूं कि चाइना आबादी में हमसे बड़ा था, बेरोजगारी में हमसे ज्यादा था, लेकिन वहां की पॉलिसी, वहां की नीति हर घर तक पावर पहुंचाया। हमको पावर पहुंचाने में 75 वर्ष लग गया। बहुत लंबा टाइम लगा। 75 वर्ष आधी आबादी मेरा अंधेला में रहता था। आज मेरे देश के अंदर, राज्य के अंदर कोई गांव बाकी नहीं है जहां पावर नहीं पहुंचा। चाइना का बना हुआ आइटम हमारे दिवाली में, होली में हमारे गांव में पहुंचता है। एक घर के अंदर वो प्रोडक्शन करता है। हम उसके पिचकारी को, उसके खिलौने को, उसके मूर्ति को, उसके रंग को लेते थे। आज भारत के उस आर्थिक व्यवस्था की मजबूती प्रदान करने वाले हर गांव के अंदर जो पावर पहुंचा है, सड़क पहुंची है। आज डिजिटल योद्धा भी हर घर के अंदर मौजूद है, जो एक बड़ा मार्केट से अपडेट हो रहा है। ये वातावरण हमारे लक्ष्य को बहुत आगे ले जाएगा और हम पूरी तरह से उस ओर कदम बढ़ा दिए। अगला सवाल एक और बनता है। आपने कहा रोजगार, एक उदाहरण मैं भी देना चाहूंगा कि बिहार में आबकारी प्रोविजन जो हुआ, उससे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फायदा हुआ, लेकिन तस्करी की शराब बिहार में बहुत ज्यादा आ रही है और यूपी के बॉर्डर पे, चूंकि वहां पे आबकारी प्रोविजन नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है, तो वहां पे प्रोहिबिशन न होने से लोग वहां जाते हैं और शराब पीते हैं और शराब टूरिज्म करके आ जाते हैं। इस पर कितनी सरकार मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई में कितनी सफलता मिल रही है? क्योंकि कार्रवाई तो हो रही है, मैं देख रहा था डेटा और अखबारों की खबरें, कटिंग्स, लेकिन फिर भी बिहार में भी गुजरात की तरह घरों में डिलीवरी, वहां भी प्रोहिबिशन है, लेकिन वहां भी ब्लैक शराब बिकती है। जैसे बिहार में ये समस्या देखने को मिल रही है, इसको काबू करने के लिए क्या कभी कैबिनेट में डिस्कशन हुआ या कभी सरकार की ओर से सख्ती से कार्रवाई करने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग को निर्देश जारी हुए हाल फिलहाल में? देखिए, मैं बता दूं कि शराब नीति, शराबबंदी की नीति जब आई थी, हम प्रतिपक्ष में बैठे थे और जब सदन में नीति आई, हमने प्रतिपक्ष में पहला भी मैं व्यक्ति हूं, विधायक के नाते हमने उठ के समर्थन किया था और खुलकर समर्थन किया था। देसी शराब पर बंदी की बात हमने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, देसी शराब ही क्यों, विदेशी शराब क्यों नहीं? प्रतिबंध लगे तो पूरी नशा पर लगी और पूरा सदन में शपथ दिलाया गया था कि सदन पहले शपथ ले, तब जनता पर नियम लागू हो। ये बहुत अच्छा काम हुआ, बिहार के हित में हुआ। बिहार मध्यम वर्गीय गरीब लोगों का राज्य है और बीमारी जो फैलती है, अमीरों के घर के ड्राइंग रूम में शराब की बोतलें शोभा देता है, लेकिन गरीबों के घर के आगे ये बोतलें उसको कलंकित करता है, बदनाम करता है। बहुत सही कहा आपने। और ये बिहार के लिए ये वरदान बना। लेकिन मैंने उसी समय कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो नियम आप लगा रहे हैं, हमारे लोग पूरी की पूरी परिपक्वता से नहीं गुजरेंगे। कुछ पेशेवर लोग हैं जो बिहार के कानून की धज्जी उड़ाकर पेशा बना लेंगे। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, राजद से जुड़े मानसिकता के लोग इस धंधे में सबसे ज्यादा हैं। अधिकतर लोग पकड़ाता है वो राजद से जुड़ा ही क्यों रहता है। गोपालगंज के 2022 उपचुनाव में एक शराब बनाने वाला तस्कर को उम्मीदवार राजद बनाता है
आमदनी का, ये आय बढ़ाने का माध्यम बनाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी का खुल करके समर्थन मिला, लेकिन राजद ने सत्ता में रह करके इनके नियम की धज्जी उड़ाया। सिवान गोपालगंज में 100 लोग से ज्यादा मरा था, मैं नेता प्रतिपक्ष था। खुल कर करके हमने सदन से लेके सड़क तक आंदोलन किया और कहा था मुख्यमंत्री जी, जब शराब बंदी है तो शराब आया कहां से, बना कहां से, जो मरा है उसके बीवी और बच्चे निर्दोष है, मुआवजा मिलनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, कहे थे जो पिएगा सो मरेगा। हमने कहा नहीं, जो पिलाता है जिम्मेवारी सरकार की है, मुआवजा देना पड़ेगा। और आज उस लड़ाई का परिणाम है कि 4 लाख मुआवजा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता से मिला। मैं कह रहा हूं कि ये जब तक अराजकता के सूचक ये राजद कांग्रेस के लोग, दारू माफिया ही नहीं, आज बालू माफिया के अंदर यही लोग थे, पूरे बालू माफियागिरी में खजाना को लूट रहे थे। आज ज्यादा नहीं, 1.5 वर्ष का लगभग अवसर मिला है। आज माइंस पॉलिसी लाकर अवैध खनन ओवरलोडिंग पर हमने अंकुश लगाया। बड़ी गाड़ी पकड़वाने पर 10,000 का इनाम हमने घोषित किया और गाड़ी पर 10 लाख का फाइन, 8 से 10 लाख का। कई लोगों का उसका पूरी गोपनीयता रख रहे हैं। 1.5 वर्ष में एक भी लोगों की हत्या नहीं हुई है, इनाम भी जा रहा है। एक भी बिहार पहला स्टेट है जहां ओवरलोडिंग लगभग बंद है। कई स्टेट के लोग आए, कहे कि बिहार में ओवरलोडिंग कैसे बंद हुआ। अवैध खनन पर बहुत हद तक अंकुश लगाए और 2021-22 में 1600 करोड़ राजस्व, आज 3569 करोड़ राजस्व हमारा बढ़ा और बिहार पहला स्टेट फिर से उस नक्शे पर आया जहां मेजर मिनरल का कभी हमारे यहां खनन नहीं। डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार 6 ब्लॉक मेजर मिनरल का शुरुआत कर दिया। झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे पास भी खनिज संपदा है और हम अपने उस भरपाई को, जो हमारा शराब से नुकसान है, वहां से पूरा कर रहे हैं, वहां से पूरा हम करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। अच्छी चीज को बिहार के लिए वरदान पड़ा। आज हमारी महिलाएं सुखी है। कई जनप्रतिनिधि हम लोग जाते थे, किस तरह से अराजकता उत्पन्न करता था, अपराधियों का मनोबल बढ़ाता था। आज बालू माफिया हो, दारू माफिया हो, और इन दोनों की कमाई से जमीन माफिया निकला। आज तीनों पर सरकार की नजर है। अगली सरकार बनेगी, ये तीनों माफिया साफ रहेगा। अभी तो हाफ हुआ है, पूरी तरह से साफ होगा। बिल्कुल अच्छी इच्छा शक्ति है। 1-2 के आखिरी सवाल। एक तो मैंने रिसर्च चल रहा था तो मैंने देखा कि बिहार में प्राथमिक शिक्षा में बहुत मूलभूत सुधार हुआ। बहुत कुछ ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग बैठे हों तो बहुत कुछ निर्भर करता है। मैंने पता किया कि भाई इतना बढ़िया काम बेसिक शिक्षा में कैसे हुआ कि 2 लाख अध्यापकों की भर्ती साल भर के अंदर हो गई और सारे स्कूलों की ड्रोन से मॉनिटरिंग की गई। तो मुझे बड़ा चौंकाने वाला लगा। तो मैंने कहा ये काम किसने किया? तो पता चला कि यहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री के पाठक थे, उनके नेतृत्व में बेसिक शिक्षा में बहुत मूलभूत परिवर्तन हुआ और उन्होंने ड्रोन से सारी मॉनिटरिंग कराई और सारे टीचरों को फॉल इन लाइन कराया। जो ठेके पे शिक्षा चली गई थी, वापस से माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा में लोग स्कूलों तक पहुंचे और 2 लाख टीचरों की भर्ती हुई। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकारी भर्तियों पे लगभग हर जगह रोक सी लग गई थी। अब बिहार में अगर दोबारा आपकी सरकार बनती है, जो लग रहा है कि बनेगी ही, तो क्या संपूर्ण सरकारी भर्तियों पर दोबारा से ओपनिंग होगी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां की जाएंगी? क्योंकि पेपर लीक का मामला पूरे हिंदुस्तान में रुक ही नहीं रहा है। वो उत्तर प्रदेश हो, किसको बिहार हो या कहीं भी हो, हर जगह पेपर लीक हो जा रहा है, उससे कोई अछूता नहीं है। तो बिहार को कैसे अलग करके और दोबारा सरकारी भर्तियों को
अच्छे तरीके से आप कराने की दिशा में प्रयास करेंगे, क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, जो प्रणाली डेवलप की गई है, बहाली हम लोग 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों में, 10 लाख का वादा था, हम 12 लाख तक पहुंच गए। 10 लाख का वादा था, 12 लाख नौकरी दे चुके हैं। 12 लाख लोगों को दे चुके। रोजगार के अवसर में 20 लाख का आज 40 लाख लोगों को दे चुके हैं, जिसका मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हमने 50 लाख लोगों को, और अगला सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार से हम जोड़ेंगे। नीयत साफ हो तो नीति सफल होती है, और कोई एक पदाधिकारी की उपलब्धि नहीं, सरकार की नीयत साफ थी। सरकार का डिसीजन स्पष्ट था। हर क्षेत्र के अंदर मैं बता दूं कि नियुक्ति में घोटाले का हम प्रतिपक्ष में थे। एक डीजीपी थे यहां सिंगल, और हमने, हमारे पास पेपर जैसे आया, बच्चों ने आकर के सारा डिटेल दिया, हमने प्रेस मीडिया में दिया, प्रेस किया। उन्होंने सफाई दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, पेपर रद्द नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को सारी विषय वस्तु से अवगत करा के सारा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने रद्द ही नहीं, कार्रवाई किए सिंघल पर, पूर्व डीजीपी पर। सरकार की नीयत साफ है, और सही काम अगर जो ईमानदारी से किया जाता है, प्रधानमंत्री जी बार बार इसको दोहराते हैं कि साफ नीयत सफल नीति, और ये सफलता के साथ आगे बढ़ेगा। गड़बड़ी करने वाले तो कुछ लोग रहते ही हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो, ये प्रश्न लगता है। इसलिए ये सरकार हुमच के कार्रवाई भी कर रही है। हमने तो यहां के नेता प्रतिपक्ष के पीएस प्रीतम, हमने उस पर प्रश्न उठाया था कि पेपर लीक में प्रीतम और जदुवंशी, वो दोनों के मेल से कैसे गड़बड़ी हुआ है, एक जवाब तक नहीं दे सका। हमने कहा कि कोई भी है, ऐसे लोग प्रतिभा के दुश्मन हैं, बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये लोग इस पर एक भी जवाब नहीं दे पाए। एक आखिरी राजनीतिक सवाल कि जनसुराज पार्टी नई आई है, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को जनता स्वीकारेगी या नकारेगी? जनता मालिक है, रिजल्ट बताएगी। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि बड़ा डिसरप्शन भी हो सकता है और जनता का मूड पता नहीं चल रहा है। आप चूंकि रोज जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या इस नई पार्टी के आने से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे कुछ भी असर पड़ने वाला है या बिल्कुल नहीं पड़ने वाला? देखिए, हर चुनाव में कई नई पार्टी आती हैं जी, सब प्रयास करते हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन ये गणतंत्र की धरती है जी, और ये गणतंत्र की धरती के जो जनतंत्र में विश्वास करते हैं, वो परिपक्वता से निर्णय करते हैं। इतिहास गवाह रहा, जब भी बिहार निर्णय की है, बिहार की जनता पूरी परिपक्वता के साथ, कोई ऐसी गलती वो नहीं करेगी, कोई नया प्रयोग नहीं करेगा कि जो बिहारियों का सम्मान बढ़ाया, बिहारी शब्द के गाली को हटाने का काम किया, बर्बाद बिहार को विकास की ओर लेके चला, वो विकास पर मुहर लगाएगा। वो जानता है कि डबल इंजन की सरकार बेहतर बिहार, विकसित बिहार के सपना को साकार कर रहा है और आगे भी साकार करेगा। इसलिए नया प्रयोग की ओर कदम नहीं बढ़ाने जा रहा। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आगे के मेहमान भी आ चुके हैं और मुझे इशारा करें कि मैं इस इंटरव्यू को धीरे धीरे समेटूं। एक बस आखिरी सवाल के साथ कि बिहार में जितनी संभावनाएं हैं और बिहार में जितनी प्रतिभा है, बिहार की प्रतिभा को रोकने के लिए
और जितने हमारे यहाँ के, जैसे एक एग्जाम्पल दे के बात कहना चाहूँगा कि जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो टैरिफ लगाने के पीछे अमेरिका की मंशा ये थी कि भाई हमारा उद्योगपति या हमारे यहाँ कुछ ऐसा बनता नहीं जिसपे बहुत हमारे यहाँ रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे पैसा खर्चा किया जाता हो। यानी अमेरिका ने तरीके से ये कहा कि भाई हमें जरूरत नहीं, इसलिए हमने आप पे इतना टैरिफ लगा दिया कि आप अपना सामान यहाँ भेजिए ही मत। दूसरा, H1B1 वीजा पे ह्यूमन जो पावर जो हमारा है उसको भी उसने रोकने की कोशिश की। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, हम बड़ा गर्व करते थे कि भाई वहाँ की सारी बड़ी कंपनियों को तो हमारे इंडियंस ही चलाते हैं, लेकिन किसी इंडियंस ने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनियों के सीईओज ने एक लाइन का ट्वीट तक भी जारी नहीं किया कि भाई ये भारत के साथ नहीं होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो भी बचकाना व्यवहार रहा, लेकिन जो टैलेंट यहाँ से निकल के, जो सबसे ज्यादा बिहार से टैलेंट निकलता है, सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं कि जो इंडियन डायस्पोरा के प्रतिभाशाली लोग हैं उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है, वो इक्विटी है बिहार की। अब जो नया टैलेंट निकल के आ रहा है, क्या आप लोग कुछ, नई सरकार आपकी बन के आएगी, कुछ ऐसा करेंगे कि टैलेंट यहाँ रुके जाए नहीं? जो कृष्ण बाबू वाली जो बात कही कि वो उस जमाने में आप समझिए कि किसी को 50 लाख या 40 लाख की सैलरी पे लेके आए थे हार्वर्ड से रिजाइन करा के, तो उनका विजन और उनकी प्रतिभा क्या रही होगी और कैसे कैबिनेट में निर्णय लेकर के उतनी सैलरी उन्होंने दिया होगा। तो क्या हम कुछ ऐसा नया करने जा रहे हैं कि बिहार की प्रतिभा को बिहार के साथ जोड़ा जाए और यहीं रोका जाए और यहीं उसके टैलेंट का इस्तेमाल किया जाए? क्योंकि एआई के आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद 3 साल में पूरी दुनिया बदल जाने वाली है। अब समय और ज्यादा तेजी से भाग रहा है। देखिए, मैं बता दूं, आपने सच कहा कि जब जब विदेशी प्रतिबंध लगा, भारत पूरे स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर बना। और अब तो सबके मन के अंदर ये भाव अस्थायी करने का प्रयास भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर ताकि और कदम बढ़ाओ। आज एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। हमारा बिहार 76% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है और 93% लघु सीमांत किसान है। हम एक मखाना आइटम को, जो हमारा वर्षों से ये वरदान है, 80% 85% उत्पादन बिहार का, अमेरिका ने रोका, मखाना का डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गया। और हमारा आज कई एयरपोर्ट बिहार के अंदर बन गया। अब प्लेन से हमारा मखाना देश और दुनिया में पहुंचने लगा, आमदनी बढ़ने लगी। स्ट्रॉबेरी से लेके मशरूम तक अब हवाई जहाज से जाने लगा। रोजगार के अवसर बने हैं। और जय जवान जय किसान का नारा तो पुराना हो चुका था। सरदे अटल जी ने जय विज्ञान जोड़ करके भूख से मुक्ति दिला दिया भारत को। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अनुसंधान को जोड़ करके, जिस अनुसंधान की बात आप कर रहे हैं, वह अनुसंधान हमारा लैब से लेके लैंड तक जा रहा है और वैज्ञानिक प्रयोगशाला से अब जमीन पर उतर रहा है। यह परिवर्तन विश्व को भारत की ओर आकर्षित करेगा और भारत का नौजवान एक नई प्रतिभा के साथ 21वीं सदी का भारत विश्व को पालने में सक्षम होगा। विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के भाव से आगे बढ़ाने में फिर से पूरी ताकत लगा देगा। बिल्कुल सही बात। अगर प्रश्न हमारे पास 20वीं सदी के, 21वीं सदी के हैं तो निश्चित रूप से उत्तर 5वीं सदी की किताब से नहीं आ सकता। नए प्रश्नों का उत्तर नई किताब से और नए विचारों से ही दिया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत जो है अपना क्लोजिंग रिमार्क्स बहुत अच्छे से दिया और इस कॉन्क्लेव में आके हम सबको आपने अनुग्रहित किया। हम बहुत आभारी हैं कि आपने इतना वक्त निकाला।